हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन दो होंगे, 10 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। मतलब इनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। दो क्वेश्चन जो आपके आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट फ्लाइट में से, जिसमें से आपको दो क्वेश्चन आएंगे, दो में से कोई एक करना होगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा वो होगा आपकी सप्लीमेंट्री रीडर में से, उसमें भी सेम दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है और किस पॉइंट को आपको मतलब ज्यादा जो है एम्फोसाइज करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। क्लियर? तो दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इनका हम सैंपल आंसर भी देखेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि हमें जो जनरल लाइंस है उनको कैसे एडजस्ट करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको बाकी की जो वीडियोस है वो भी मतलब काफी हेल्पफुल रही होंगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको देख लीजिए ध्यान से। आई एम श्योर कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है ये हमारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पास बच्चे बार बार क्वेश्चन भी लेके आते हैं, मैडम ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, इसमें कैसे इंप्रूव करें। तो आज मैं आपको फाइनली यही बताने वाली हूँ कि इस क्वेश्चन में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा जो काम है वो है क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, 6 मार्क्स। ठीक है, 100 to 120 वर्ड्स में हमें इसका आंसर करना है। तो बहुत ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपकी जो साइड एक जो आंसर शीट होती है उसकी जो एक साइड होती है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इसकी मार्किंग स्कीम भी मैं आपको दिखा दूंगी कैसे इसकी जो है मार्किंग स्कीम बनती है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन रीड करते हैं फिर उसी को स्टार्ट कर लेते हैं, या बस जस्ट ऊपर से देखते हैं ये कूर्ग वाले चैप्टर में से, ये वल्ली वाले में से। ठीक है, मैं वल्ली वाला कर रहा हूँ। ठीक है, या मान लो मैं कूर्ग वाला कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये जो है ऐसे नहीं, आपको एकदम से जंप नहीं करना है आंसर पे। ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट के लिए उसको एनालाइज करो कि मैं कौन सा आंसर जो है वो बेटर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द जियोग्राफिकल पोजीशन, inhabitants and natural characteristics of Coorg contribute to India's rich diversity and India's favorite tourist destination। मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो कूर्ग है उसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन, एक तो हमें ये बतानी है कि वो कहां पर लोकेट करता है। ठीक है, इनहेबिटेंट्स, वहां के लोग कैसे हैं, उनमें क्या क्या जो है चीजें हमने उनके बारे में पढ़ी थी। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है वो जो है कूर्ग की, वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की रिच डाइवर्सिटी एंड इंडिया का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में। ठीक है, अब अगर आपको कूर्ग की, जैसे सबसे पहले तो आप देखो टी फ्रॉम असम चैप्टर में से, सॉरी ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर में से है ना। सबसे पहले तो आप ये देखो क्या आपको इस चैप्टर के बारे में जनरल 4 to 5 सेंटेंसेस लर्न है। अगर आपको अच्छे से लर्न है, ठीक है, आप श्योर हो कि हाँ ये तो मैं अच्छे से लिख लूंगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जैसे कूर्ग की ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो याद है कि कूर्ग जो है वो कौन से स्टेट का जो है डिस्ट्रिक्ट है और कहाँ पर ये जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये जो है मतलब लाई करता है। ठीक है, फिर उसके इनहेबिटेंट्स के बारे में, उसकी ड्रेस के बारे में, उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में कुछ याद है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे एग्जैक्ट पॉइंट्स याद है, फिर तो आप इस क्वेश्चन को लिखो। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ याद नहीं है, पता नहीं है कूर्ग कौन से स्टेट में है, पता नहीं है कहाँ पर है, मतलब इनहेबिटेंट्स, उनकी ड्रेस का नाम क्या था, फिर आप इस क्वेश्चन को अगर स्किप करोगे तो एक बार दूसरा क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है मेन पॉइंट्स पूछे हैं, तो आपको उन पॉइंट्स का आंसर करना जरूरी है, वो आपके कंटेंट और एक्सप्रेशन को इनहांस करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू सेव अ पेनी इज टू अर्न इट। ठीक है, मतलब जब हम एक पैसा बचाते हैं दैट मीन्स कि हमने उसकी कमाई की है। ठीक है, मतलब कि एक प्रोवर्ब है ये, टू सेव अ पेनी इज टू अर्न इट। ठीक है, पैसा पैसा जोड़ना।
सो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है विद रेफरेंस टू वलीज सैक्रिफाइसेस ऑफ वेरियस रिक्रिएशंस एंड प्लेजर्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश हर ड्रीम। अब ये आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि ये वल्ली वाले चैप्टर में से है। क्या इस चैप्टर की जनरल लाइंस आपको याद है? ये चैप्टर इस चैप्टर के कंपैरिजन में मुझे आसान लगता है, आपका मुझे नहीं पता क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर ये आपको ज्यादा इजी लगता है और आपको स्टोरी याद है कि वल्ली कौन थी, उसकी डिजायर क्या थी, उस डिजायर को पूरा करने के लिए उसने क्या किया और लास्ट में उसने जो बस राइड की उसमें उसको कैसा लगा, फिर आप इस क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि दोनों क्वेश्चन ध्यान से रीड करने हैं और दोनों क्वेश्चंस में देखना है कि पूछा क्या गया है। फिर एक बार 1 मिनट के लिए बस जस्ट दिमाग में अपने सोचना है, एनालाइज करना है कि मैं कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है वो बेटर कर सकता हूं। और प्लीज ये मिस्टेक मत करना कि दोनों क्वेश्चन मत करके आना। कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि हमें तो दोनों क्वेश्चन ही अच्छे से आते थे, कूर्ग वाला भी बहुत अच्छे से आता था, वल्ली वाला भी बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने दोनों कर दिए। भाई ये बेवकूफी मत करना। इससे क्या होगा, आपका 10 मिनट्स मतलब 7, 8 to 10 मिनट्स आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लस आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं क्योंकि आपका वो ओवर अटेम्प्ट में चला जाएगा और आपका जो इंप्रेशन है वो भी खराब जाता है कि आपको इतना सा पॉइंट नहीं समझ आया कि आंसर एनी वन। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, इसमें अगर 2 कर दोगे नेक्स्ट वाले पे जाके आपकी टाइम शॉर्टेज रह जाएगा, फिर आप उस पे जो है उसमें कम लिखोगे। ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, अगर आप मान लो आपकी स्पीड अच्छी है और आप कवर अप कर पा रहे हो, फिर आपका अनसीन पैसेज में आपका टाइम जो है वो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो ना, जो टाइम आपका बचेगा। मान लो आप अगर 10 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे हो और आप 7 मिनट्स में 1 कर लेते हो, आराम से सोच के अच्छे से लिखते हो, आपके जो 3 मिनट्स बचते हैं वो आप 2 क्वेश्चन पे वेस्ट करने की बजाय उसको अनसीन पैसेज पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन अब हमने ध्यान से पढ़ लिए, अभी हम इनके आंसर देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर करने कैसे होते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको पॉइंट बताया, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डिसाइड विच एवर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो आइडेंटिफाई व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कूर्ग की लोकेशन, उसके लोगों के बारे में और उसकी नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे वो कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, वहां पर किस टाइप के कुछ एक हिल स्टेशन है, कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन के अंदर वल्ली की डिजायर और उस डिजायर को पूरा करने के लिए जो उसने सेविंग की थी, एक एक जो पैसा बचाया था उसका, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे क्या वो किसी की कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, या फिर वो किसी के थीम के बारे में पूछ रहा है, या फिर इवेंट या कोई इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना है, या फिर उसका कोई मैसेज या मॉरल पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया है। देन उसके बाद देखो फोकस ऑन कीवर्ड्स, जैसे इन्हीं चीजों का आंसर करना है आपको कि जो भी पूछा गया है वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको डिस्क्राइब करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, व्हाट डज इट शो, वो क्या शो करता है या फिर हमें क्या सीखने को मिलता है। इस तरह के पॉइंट्स को हमें कवर करना है। सेकंड आता है अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम क्या होती है, 4-6 मार्क्स क्वेश्चन, 100 to 120 वर्ड्स आपकी लिमिट रहती है। ठीक है, तो कंटेंट, आपका कंटेंट के 3 मार्क्स होते हैं। कंटेंट में जैसे यही अभी मान लो कूर्ग वाला क्वेश्चन था, अगर आपने उसकी लोकेशन, इनहैबिटेंट्स, उसकी कुछ ड्रेस, कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चीजों को अगर मेंशन किया है और अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हुए किया है, तो दैट मीन्स आपको 3 में से मतलब 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, मान लीजिए 2 भी मिल गए। फिर एक्सप्रेशन जो होता है वो ऑल ओवर होता है, ग्रामर, कोहेरेंस एंड वोकैब के ऊपर आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी है, आप किस टाइप के कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो। जैसे कूर्ग अभी क्वेश्चन दिखाऊंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड्स आएंगे जो उसी चैप्टर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उनका एक इंप्रेशन होता है। तो वहां आपको मान लीजिए यहाँ अगर 2 मिल रहे हैं और यहाँ 1.5 भी मिल रहे हैं, और एक्यूरेसी इसमें अगर आपके कोई 1-2 एरर्स भी आ जाती हैं तो भी आपको हाफ मिल रहा है, तो आपका हो गया 2 + 1 + 1 4 मार्क्स हो गए। ठीक है, अगर यही आप थोड़ा सा और अच्छा करते हो, यहाँ 2.5 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए तो 5 हो गए। और अगर बहुत अच्छा आप लिख रहे हो और आपकी एक सिंगल एरर भी नहीं है और आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आपको फुल 6 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे है। सबसे पहले आपका कंटेंट होना चाहिए,
मतलब आपको सारे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो पॉइंट्स आपको बैक टू बैक मतलब ऐसे वन बाय वन कवर करने हैं। फिर आपका ऑल ओवर एक्सप्रेशन, जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा उतना ही आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। और एक्यूरेसी, इसमें आपके स्पेलिंग्स, ग्रामर, ये सब कुछ चेक होगा। पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब अगर कोई डायलॉग लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमास में फुल स्टॉप लगाना है। कई बार क्या होता है बच्चों की कुछ हैबिट होती है कि वो फुल स्टॉप लगाते ही नहीं है या फिर बीच बीच में कहीं पर भी लगा देंगे, वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मतलब स्पेलिंग एरर्स, थोड़ा सा स्पेलिंग जो कीवर्ड्स है ना मेन, उन पे ध्यान देना। जो इजी वर्ड्स होते हैं वो तो हमारे ऑलमोस्ट ठीक होते हैं। तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में और क्लियर कर दूंगी जब क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगी। उसके बाद देखो कहता है फॉलो अ क्लियर स्ट्रक्चर, मतलब आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट उठाया क्वेश्चन का आंसर और सीधा बस शुरू हो गए ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तीन तीन स्टेप्स में कवर करो। 3 स्टेप्स में, सबसे पहले आई, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ठीक है। IBC, IBC मतलब सबसे पहले इंट्रो दे दो, 1 या 2 सेंटेंसेस, 3-4 सेंटेंसेस जो आपकी जनरल लाइंस हैं। मतलब मैंने काफी हद तक मेरे स्टूडेंट्स को जनरल लाइंस प्रोवाइड करवाई हुई हैं और भी मैं कोशिश करूंगी इस पे वीडियो भी क्रिएट कर दूं ताकि बाकी के व्यूअर्स को भी वो मिल जाए। तो सबसे पहले आपको इंट्रो, मतलब उसमें आप जनरल लाइंस बता दो चैप्टर के बारे में, क्या है वो स्टोरी, किसके बारे में है। फिर बॉडी, बॉडी के अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया उन उन चीजों को कवर करो और लास्ट में एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर उसको कंक्लूड कर दो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन 1-2 लाइंस, स्टार्ट बाय मेंशनिंग द चैप्टर नेम एंड मेन आइडिया, यही मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दिया गया, इसको आप खुद रीड कर लेना। उसके बाद है बॉडी 5-6 लाइंस, इसके अंदर आप मतलब पूरा जो कंटेंट है, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सपोर्ट विद एग्जांपल्स और इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। स्टोरी, खुद के व्यूज नहीं देने। फिर कीप योर सेंटेंस शॉर्ट एंड क्लियर, कोशिश करो कि जितने शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। लास्ट में आपका आ गया कंक्लूजन, ठीक है। एंड विद द मैसेज, मोरल और फाइनल थॉट। जैसे देखो प्रोवर्ब के बारे में क्वेश्चन है तो फाइनली वी कैन से दैट दिस प्रोवर्ब इज फिट हेयर, ऐसे करके कुछ भी आप उसको लास्ट का मतलब जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाना है। उसके बाद देखो लास्ट है राइटिंग टिप्स, मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले है सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, आजकल भाई व्हाट्सएप वाली जनरेशन है ना, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे बड़ी वर्ड यूज कर लिया या फिर प्लीज को ऐसे PLZ लिख कर आ गए, या कुछ और वर्ड्स, कुछ भी हेलो लिखना है तो HLO ऐसे करके लिख दिया, मतलब थोड़ी सी हमारी जो लैंग्वेज है ना वो ऐसी हो जाती है। तो ये नहीं करना, इंग्लिश नहीं यूज करना आपको, ठीक है। इंग्लिश मतलब जैसे कोई वर्ड आपको नहीं याद आ रहा, जैसे मेला लिखना है तो बच्चे क्या करते हैं MELA लिख देते हैं। अरे भाई मेला जो है उसको इंग्लिश में जैसे फेयर कहते हैं तो फेयर ही लिखना है आपको, ऐसे मेला लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। रिपीटिंग पॉइंट्स, बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। स्टे विद इन द वर्ड लिमिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं लिखना, बहुत लॉन्ग भी नहीं लिखना। लिंकिंग वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो, देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर, दस, इन कंक्लूजन, लाइक दिस। और रिवाइज क्विकली फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स, मतलब एक बार जब आप आंसर लिख लेते हो एक बार जल्दी से बस थोड़ा सा देख लो कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी उसमें एरर जो है वो ना हो, ठीक है। तो ये था आपका कुछ राइटिंग टिप्स। अब देख लो ये हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला, कूर्ग से रिलेटेड। अब देखो ये जो है इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ये हमने आंसर स्टार्ट किया। सबसे पहले ये जो हमारा इंट्रो पार्ट है, ठीक है, इसमें हमने ये जो जनरल लाइंस है ना, ये हर चैप्टर की प्रिपेयर करनी है। हर चैप्टर से रिलेटेड आपको जो इजी लगता है, या आप टीचर की हेल्प ले सकते हो या मैं भी कोशिश करूंगी प्रोवाइड करवा दूं। हर चैप्टर की 5 to 6 आपके पास जनरल लाइंस होनी चाहिए। इससे आपको 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक तो आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होता है और आपकी मतलब कंटेंट कवर भी हो जाता है, क्योंकि कहाँ तो आपने मान लो 20 सेंटेंसेस लिख रहे हैं हम इस आंसर में, कहीं तो आपने पूरे 20 ही लर्न करके लिखने, मतलब सोच कर लिखने हैं दिमाग से अपने, उस टाइम पे इतना जल्दी जल्दी होता है एग्जाम के टाइम पे। और कहाँ आपके पास ये है कि आपके पास 5 सेंटेंस तो तैयार हैं, ऑलरेडी आप लर्न करके आए हो, आपको सिर्फ 15 ही खुद फ्रेम करने हैं, तो थोड़ा सा तो आप रिलैक्स हो गए। तो यहाँ पर आपका कंटेंट अच्छा हो गया और आपकी वर्ड लिमिट भी कवर हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपका टाइम बचता है, क्योंकि अगर 20 सेंटेंस आप सोच सोच के लिख रहे हो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। 5 आपको याद है वो आप जल्दी लिख लोगे, 15 में आपको कम टाइम लगेगा। 1 या 2 मिनट का टाइम ही अगर बच गया तो वो भी हमारा हेल्पफुल होता है वहां पे,
क्योंकि आप अच्छे समझ सकते हो एग्जाम के टाइम पे आप ऐसे वॉच आपके सामने होती है, आप देखते रहते हो, अब 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गए, है ना, 15 मिनट रह गए, कैसे एक एक मिनट हमारा कीमती होता है। तो ये मत सोचो कि 1-2 मिनट में हम क्या ही कर लेंगे। अगर हमारे 2 क्वेश्चन लॉन्ग हैं, दोनों में हमारे पास 2-2 मिनट बच रहे हैं, तो हमारे 4 मिनट बच गए, और 4 मिनट में हम एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज पे, समझो इस चीज को। अभी सबसे पहले हमें इंट्रो देनी है, उसमें हमें जनरल लाइंस लिखनी है। जैसे ये सब 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 मतलब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसमें हर किसी में एडजस्ट कर सकते हो। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज अ चैप्टर दैट एक्सप्लोर्स द डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया थ्रू 3 distinct narratives, a baker from Goa, Coorg and tea from Assam. Each section provides a unique perspective on the local customs, history and lifestyles of these areas. क्लियर, ये आपको लर्न होगा, जल्दी लिख दोगे, एरर्स भी इसमें कम आएंगे, क्योंकि जब आपके पास ये कंटेंट ऑलरेडी है तो आप ये स्पेलिंग्स लर्न करके जाओगे। इतना तो आपको बहुत बढ़िया से रेडी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर देखेगा कि हाँ भाई अच्छा लिख रहा है बच्चा, कोई मिस्टेक भी नहीं है, तो फिर अपने आप आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो हम आ गया, इंट्रो पार्ट हो गया। अब हम आते हैं जो कूर्ग में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सो कूर्ग के बारे में पूछा, तो कूर्ग के बारे में बताना है हमें। कूर्ग, also known as Kodagu, is a beautiful hill station in Karnataka. ठीक है, और इसको आप ये भी मेंशन कर सकते हो, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इट्स यूनिक जियोग्राफिकल पोजीशन, अब इसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन पूछी है वो बता रहे हैं हम, बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, गिव्स इट्स अ प्लेजेंट क्लाइमेट एंड लश ग्रीनरी थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद देखो, अब इसकी हमें कुछ क्वालिटीज बतानी है। The region is rich in coffee plantations, rivers, hills, and forests filled with flora and fauna, adding to India's natural diversity. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है, तो हमें उसको ऐड करना है। उसके बाद अब हम लोगों के बारे में बता रहे हैं। The inhabitants known as Kodavus are known for their bravery, hospitality. ये 2 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये कीवर्ड्स हमें याद करने हैं। जैसे देखो, ये जो है कॉफी प्लांटेशन कीवर्ड है, ठीक है, रिवर्स, हिल्स और ग्रीनरी थ्रू आउट द ईयर, प्लेजेंट क्लाइमेट, ये ज्योग्राफिकल पोजीशन बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, ये सब कीवर्ड्स ही हैं। उसके बाद कोदावुस, वहां के लोगों को क्या कहते हैं, कोदावुस, दे आर नोन फॉर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी। ये 2 चीजें तो उनकी फेमस हैं ही, ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। एंड डिस्टिंक्ट कल्चर इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल ड्रेस, मार्शल ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का वैसे जरूरी नहीं है कोई मेंशन करना, आप सिर्फ इतना भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद देखो, द ब्लेंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमने इस चैप्टर में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कल्चरल रिचनेस मेक्स कूर्ग वन ऑफ द इंडियाज फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज वाइब्रेंट डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी, पीपल एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंजेस भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, मतलब आपको कूर्ग के बारे में बताना है बाद में। पहले आपने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने कूर्ग के लोगों के बारे में, वहां की लोकेशन के बारे में और वहां की ब्यूटी के बारे में बताते हुए बस एंड कर दिया। अच्छा, लास्ट लाइन को आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, जो लास्ट सेंटेंस होगा उसमें आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो, इन दिस वे वी कैन से। ठीक है, ये सिंपल सी लाइन है, इन दिस वे वी कैन से, और इन अ नटशेल वी कैन से that Coorg contribute to India's rich diversity and India's favorite destination. It is India's favorite destination. बस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये इतना आप इसमें लास्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, और या फिर जैसे हाउ पूछा गया है तो सिंपल लिखो, दिस इज हाउ। ठीक है, एक मैं इरेजर लेके ना पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि लास्ट सेंटेंस जो है वो हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस जो है वो हम क्वेश्चन की हेल्प से फ्रेम करेंगे। जैसे क्या पूछा है, हाउ डू द ज्योग्राफिकल पोजीशन, तो सिंपल जब हाउ हो गया उसमें लिखो दिस इज हाउ, आगे सेम, द ज्योग्राफिकल पोजीशन, इनहैबिटेंट्स एंड नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूर्ग कंट्रीब्यूट टू इंडियाज रिच डाइवर्सिटी एंड सेम, लास्ट मतलब डेस्टिनेशन तक एंड कर देना, दिस इज हाउ लिख के, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज। अब देखो कितना ट्रिक है, कितनी बढ़िया ट्रिक है। इंट्रोडक्शन आपकी तैयार है, आपने लर्न कर रखी है जनरल लाइंस अच्छे से, और जो कंक्लूडिंग लाइन है वो आपकी क्वेश्चन में मिल गई आपको, और बीच में थोड़ा सा आपको खुद लिखना है। ये समझ के चलो कि 6 मार्क्स में से 3 मार्क्स का कंटेंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आपने एफर्ट्स करने हैं।
अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि इसकी लास्ट लाइन भी बताऊंगी यहाँ से कैसे फ्रेम होएगी। पहले एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो दोबारा से क्या है। एक जो है प्रोवर्ब दी गई है, टू सेव अ पेनी इज टू अर्न इट, और इसको हमें जस्टिफाई करना है वली के सेक्रीफाइसेस को हाईलाइट करते हुए, कि उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी जर्नी के लिए कैसे कैसे पापड़ बेले थे, कैसे कैसे जो है उसने एक एक पैसा बचा के अपनी जर्नी को प्लान किया था। तो सबसे पहले तो वही सेम हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप जनरल लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास जनरल लाइंस नहीं है तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे इसमें हम जनरल लाइंस ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ बीच में एडजस्ट की है। द प्रोवर्ब टू सेव अ पेनी इज टू अर्न इट मीन्स दैट सेविंग मनी इज एज वैल्यूएबल एज अर्निंग इट। ये अगर आपको नहीं भी आता, अगर तो आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसको छोड़ दो, सिंपल यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि यहां से हमारी जनरल लाइंस आ गई, ठीक है। वैसे अगर कोई प्रोवर्ब का क्वेश्चन होता है तो जो उसका मीनिंग समझ आ रहा है उसका मीनिंग बता दो कि दिस प्रोवर्ब मीन्स दैट, ठीक है, जो भी आपको उसका मीनिंग समझ में आया। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्टरी लाइन में फर्स्ट ऐसे लिख लो, उसके बाद जनरल लाइंस लिखो। अब देखो जैसे जनरल लाइंस है, वली द यंग गर्ल इन मैडम राइड्स द बस इज एन 8 years old girl. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house and watch outside. She wanted to take a bus ride to the nearby town. ठीक है, she planned her journey very carefully and collected all the details about the trip. She needed 60 पैसे as fare. तो देखो यहाँ तक ये है ना, जो she wanted to take a bus ride, यहाँ तक आपकी जनरल लाइंस हो गई हैं, ठीक है। एक आधा कोई सेंटेंस और भी आप ऐड कर सकते हो। अब हम चल रहे हैं कि भाई उसने जो जर्नी प्लान की थी उसके लिए उसको कितने पैसे चाहिए थे और उन पैसों को उसने कैसे बचाया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेट कर रहा है। सो शी प्लान्ड हर जर्नी वेरी केयरफुली एंड कलेक्टेड ऑल द डिटेल्स अबाउट द ट्रिप. शी नीडेड 60 पैसे एज फेयर. दिस वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर हर, फॉर हर, ठीक है। दिस वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर हर, अब उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट थी. बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनीवन फॉर मनी, लेकिन किसी से मांगने की बजाय शी डिसाइडेड टू सेव इट हरसेल्फ, ठीक है। उसने खुद डिसाइड किया कि भाई मैं खुद बचाऊंगी. सो अब उसने क्या किया इसके लिए, शी रेजिस्टेड ऑल हर टेम्पटेशंस. ये आपके चैप्टर में से कीवर्ड्स है, एक पूरी इंपॉर्टेंट लाइन है. उसने कैसे अपने जो पैसे बचाए थे, उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबाया था. शी रेजिस्टेड ऑल हर टेम्पटेशंस, ये आपको कीवर्ड है, ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब किस किस टाइप की टेम्पटेशंस को रेजिस्ट किया था, लाइक बाइंग टॉयज, बैलून्स और हैविंग ट्रीट्स एट द फेयर, ठीक है, या फिर था हैविंग अ मैरी गो राउंड स्विंग एट द फेयर. टू सेव एवरी पेनी फॉर हर ड्रीम जर्नी, ठीक है। उसने अपनी ड्रीम जर्नी के लिए एक एक पैसा बचाने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को दबाया था, सेक्रीफाइस किया था. अब उसके बाद लास्ट में हमें जो है वो मोरल लिखना है इस चैप्टर का, कि मतलब मैसेज क्या था, थीम क्या था. वलीज डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल शो हर मैच्योरिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. थ्रू वलीज एग्जाम्पल वी लर्न दैट, अब हमें क्या सीखने को मिल रहा है, वी लर्न दैट स्मॉल सेविंग्स एंड सेक्रीफाइसेस कैन हेल्प अस अचीव आवर गोल्स एंड गिव अस इमेंस सेटिस्फेक्शन जस्ट लाइक अर्निंग समथिंग थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है। मतलब देखो अभी आपका इसका देखो, इसको हम डेली लाइफ से कोरिलेट करते हैं. अभी इस टाइम पे आपका मन कर रहा है कि मैं वीडियो गेम खेल लूं, है ना, मोबाइल के अंदर इतना कुछ है, थोड़ा सा इंस्टा पे रील्स देख लूं, कोई स्टोरी देख लूं किसी को मैसेज करके चैट कर लूं, है ना, चिट चैट. तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना. अभी अगर आप इन छोटी छोटी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करोगे, इन छोटी छोटी इच्छाओं को दबाओगे और सोचोगे कि नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है, बस मुझे एक ये क्वेश्चन समझ आ गया, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना है, खुद से समझना है, तब आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको एक दिन एक बड़ा गोल जो है वो अचीव कराएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे, है ना, उस दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा. अभी की जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनको दबाओगे तब. अगर अभी सोचोगे छोड़े यार बाद में पढ़ेंगे, क्या टेंशन है, बहुत टाइम पड़ा है, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास कोई टाइम नहीं होगा. अब ये हमारा यहां तक आंसर हो गया. उसके बाद लास्ट में देखो, लास्ट में बस हम सिंपल लिख सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट टू सेव अ penny is to earn it, okay, is justified
according to Valli's sacrifice of various recreations and pleasures in order to accomplish her dream। और सिंपल आप लिख भी सकते हो कि दिस इज हाउ द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड। ठीक है, तो बस लास्ट लाइन आप कोशिश करो कि क्वेश्चन की हेल्प से फ्रेम कर लो। स्टार्टिंग का जो है वो जनरल लाइंस लर्न करके जाओ, बीच में जो थोड़ा सा है भाई वो तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब ऐसे फ्री में तो सब कुछ नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा मेथड है आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन करने, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करने का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको काफी हेल्प भी मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।